जय श्री राम भाइयों, जय हिंद। आज आपके सामने लेकर चलते हैं जुलाई 19, दिसंबर 19 और दिसंबर 18 के पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के। तो चलते हैं प्रश्न नंबर आपके 61 की तरफ। कह रहा है क्या दोस्तों आपका कि निम्न लिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता। कह रहा है क्या आपका प्रश्न कि निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। क्या है ऑप्शन आपका? डीजल है, मोम है, ग्रीस है, कोयला है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या? कोयला हो जाएगा, जो आपका क्या है पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। बाकी डीजल, मोम, ग्रीस ये तीनों होते हैं दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर आज के 62 की तरफ। 62 क्या रहा? कह रहा है निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। कह रहा है त्योहार के उस क्रम को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। कह रहा है दिवाली अमावस्या को दोस्तों मनाया जाता है, इसलिए आपका यहीं से ऑप्शन पहला कट जाएगा। होली पूर्णिमा को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि आपका जिसको कहते हैं आपका तेरस, उस दिन मनाया जाता है, ये भी पूर्णिमा को नहीं मनाया जाता, इसलिए ये भी ऑप्शन कट जाएगा। होली पूर्णिमा को मनाया जाता है, रक्षाबंधन पूर्णिमा को मनाया जाता है, गुरु नानक जन्म दिवस भी पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिसको कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं दोस्तों गुरु नानक जन्म दिवस को, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 63 की तरफ। 63 कह रहा है दोस्तों निम्न लिखित राज्यों के समूह में से किस एक राज्य समूह के राज्य तट समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है। तो आपका कह रहा है कि वह कौन सा राज्य है जो अरब सागर के तट पर है। कर्नाटक है, केरल है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो दोस्तों एक चीज जानिए, आपका हमने एक आपको ट्रिक बताया था, गरम माहौल गोवर्धन काका तब आओ बंगाल। गरम मतलब हो गया गुजरात, माहौल माने महाराष्ट्र, गोवर्धन माने गोवा, का माने कर्नाटक और का माने केरल। दोस्तों ये 5 राज्य आपके कहाँ के हैं? अरब सागर के हैं। बाकी 4 राज्य हैं जो आपके तब आओ बंगाल, तब माने तमिलनाडु, आ माने आंध्र प्रदेश, ओ माने उड़ीसा, बंगाल माने पश्चिम बंगाल। दोस्तों ये 4 राज्य आपके क्या है दोस्तों? पश्चिम बंगाल के हैं। तो कर्नाटक, केरल, गुजरात आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 64 की तरफ। कह रहा है हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के पश्चिम में दोस्तों। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में आपका दिल्ली पड़ेगा, गुजरात पड़ेंगे, ये सब पड़ेंगे तो नहीं होगा। पश्चिम बंगाल के पूर्व में दोस्तों अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा, ये सब पड़ेंगे, नहीं होगा दोस्तों। ओडिशा के उत्तर में या छत्तीसगढ़ के दक्षिण में। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन बनेगा इसमें ओडिशा के उत्तर में बन जाएगा प्रश्न नंबर 64। अब आपका 65 क्या करा दोस्तों? निपेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है निपेंथिस एक पौधा है जो शिकार करता है, इसके कथनों पर आपको क्या करना है दोस्तों? विचार करना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है आपका ऑप्शन में कि यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है, पहला। फिर दूसरा कह रहा है कि इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुख एक पत्ती से ढका होता है, दूसरा। फिर इसके बाद कह रहा है दोस्तों यह केवल छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है, सी नंबर। या फिर कह रहा है दोस्तों यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो दोस्तों जान लीजिए निपेंथिस आपका पौधा क्या है दोस्तों। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है दोस्तों, सही है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसके मुख पर पत्ती से ढका होता है, यह भी सही है दोस्तों। यह केवल कीड़े मकोड़े को फंसाकर शिकार करता है, यह ऑप्शन आपका दोस्तों नहीं सही है। और आपका डी वाला भी, यह कीड़े मकोड़ों खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है, यह भी नहीं सही है। तो ऑप्शन आपका दोस्तों क्या हो जाएगा कि 65 में दोस्तों कि ऑप्शन आपका बन जाएगा इसमें ए और बी वाला। ए और बी आपके कौन से हैं दोस्तों? तो केवल आपका ए और बी ऑप्शन हो जाएगा पहला। चलते हैं प्रश्न नंबर 66 की तरफ। कह रहा है भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन आपका बन रहा है आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। तो जानते ही हैं दोस्तों गांधी जी का जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, उन्होंने दांडी का यात्रा भी शुरू किया था गुजरात से ही। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा।
चलते हैं प्रश्न नंबर 67 की तरफ। 67 क्या कह रहा है दोस्तों, उच्च ज्वर तेज बुखार के साथ कंपकपी जिसका उपचार सिनकोना की छाल से किया जा सकता है वह है दोस्तों क्या है, मियादी बुखार, मलेरिया, या फिर कह रहा है दोस्तों चिकनगुनिया या डेंगू। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों जो कपकपी के साथ सिनकोना की पेड़ की छाल से उपचार किया जाता है वह बीमारी का नाम है मलेरिया दोस्तों। कह रहा है दोस्तों भारत में रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते। कह रहा है कि आपका भारत में रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते। ठंडे हिमालय में गर्मियां और बेहद ठंड सर्दियां होती है। कह रहा है कि ठंडी रेगिस्तानों में गर्मियां बहुत गर्म होती, सर्दियां बहुत सर्दियां होती हैं, ठंडी बहुत सर्दियां होती हैं, इसलिए यह कह रहा है ठंडे रेगिस्तान हिमालय की विशिष्ट छाया में होते हैं, या ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली कम होती है, ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं दोस्तों। तो रेगिस्तान में आपका मानसून प्रभावित इसलिए नहीं होता है दोस्तों क्योंकि वह जो आपका क्या है हिमालय की विशिष्ट छाया, हिमालय के आपके छाया के अंतर्गत है दोस्तों। ओके, चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 69 की तरफ। कह रहा है कि ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है दोस्तों। आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर है, क्लोरीन है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन बन जाएगा ताजमहल के पीले होने का जो कारण है दोस्तों आपका दूसरा हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। चलते हैं प्रश्न नंबर 70 की तरफ। 70 क्या करा दोस्तों, गोलकोंडा किला किसने बनवाया दोस्तों। चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश, काकतीय राजवंश या फिर पल्लव राजवंश। तो गोलकुंडा किला किसने बनवाया था दोस्तों, आपका हो जाएगा काकतीय राजवंश हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर आपके 71 की तरफ। क्या कह रहा है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 71 कि 15 ग्राम प्रति मिलीलीटर घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान होगा दोस्तों। तो हम जानते हैं घनत्व दिया है, आयतन दिया है, द्रव्यमान पूछ रहा है दोस्तों। घनत्व और आयतन का गुणा कर देंगे तो हमें द्रव्यमान पता चल जाएगा। तो 15 का गुणा दोस्तों हम 3 में करेंगे तो हो जाएगा 15 45 ग्राम हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन आपका बन जाएगा दूसरा। चलते हैं प्रश्न नंबर हम 72 की तरफ। करा निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है दोस्तों। द्रव्यमान है, गुरुत्वाकर्षण है, संवेग है, भार है दोस्तों। तो अदिश राशि हुआ होता है दोस्तों जिसमें क्या होता है केवल द्रव्यमान होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है दोस्तों, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन बन जाएगा पहला बन जाएगा दोस्तों 72 में द्रव्यमान हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 73 की तरफ। 73 क्या कह रहा है कि एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण नहीं गुजर सकता वह कहलाती है। कह रहा है जिसमें से कोनो प्रकाश किरण नहीं गुजर सकता तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, अपारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी, उत्तल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 73 का, जिसमें से प्रकाश गुजर ही नहीं सकती है उसे हम कहते हैं अपारदर्शी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। पारभासी का मतलब होता है दोस्तों जिसमें से थोड़ा बहुत प्रकाश गुजरे, और पारदर्शी का मतलब होता है दोस्तों जिसके हम आर पार इधर उधर हम क्या करें पूरा देख ले दोस्तों। चलते हैं ऑप्शन अब प्रश्न नंबर 74 की तरफ। कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है। तो आप जानते रहिए दोस्तों हमेशा जितना भार पृथ्वी पर होगा उसका 1/6 चंद्रमा पर हो जाएगा। मतलब अगर पृथ्वी पर जितना भार है आप उसमें 6 का भाग कर दो चंद्रमा पर हो जाएगा, और चंद्रमा पर जितना भार है दोस्तों उसमें 6 का गुणा कर दो पृथ्वी पर आ जाएगा दोस्तों। तो आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा इसमें, 10 किलोग्राम चंद्रमा पर है तो पृथ्वी पर क्या होगा दोस्तों। तो देख लीजिए 10 में 6 का गुणा कर दीजिए, 10 छके 60, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा। चलते हैं आपका प्रश्न नंबर, तो आपका ऑप्शन पहला बन जाएगा दोस्तों। चलते हैं हम प्रश्न नंबर आपके तीसरा बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर हम आपके 75 की तरफ। कह रहा है कि एक विलेय का विघटन दर पर निर्भर करता है। एक विलेय का विघटन दर किस पर निर्भर करता है दोस्तों, दाब पर, तापमान पर, सतह क्षेत्र पर, भार पर। तो विलेय का विघटन दर किस पर निर्भर करता है दोस्तों, मतलब वो टूटता किस चीज पर है, इसका आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका 75 का, तीसरा बन जाएगा सतह क्षेत्र पर होता है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर हम 76 की तरफ। कह रहा है सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए।
वह कह रहे हैं कि पेड़ के बारे में वो अपने छात्रों को बताना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका? कक्षा में बहस आयोजित करना, समूह चर्चा करना, पोस्टर बनाना, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना दोस्तों। तो पेड़ों के प्रति संवेदनशील बनाना है, उन्हें उनके बारे में बताना है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन हमें बताने की जरूरत नहीं, आप खुद जान गए। चौथा हो जाएगा बच्चों को एक पौधे के बारे में अपनाने के लिए और उन्हें पोषित बड़े करने के लिए कहना। चलते हैं प्रश्न नंबर हम 77 की तरफ। प्रश्न 77 क्या कर रहा है दोस्तों? अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। अभय ने कहा कि आप उस बीमारी का सर्वेक्षण कीजिए जो आपके आस पड़ोस वाले क्या है, पीड़ित हैं। तो क्या कह रहा है? पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन कह रहा है इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया है, या फिर कह रहा है कि इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने की मदद मिली, या फिर इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिससे वे पीड़ित थे। तो दोस्तों जब बच्चों को कहा गया कि आप उन बीमारियों के बारे में आप क्या करिए, एक डाटा बनाइए, तो बच्चे उस बीमारी के बारे में समझ जाएंगे कि यह बीमारी होगा कैसे, होने का कारण क्या है, बचाव क्या है। तो दोस्तों क्या करेंगे, इन बीमारी के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 78 की तरफ। 78 कह रहा है दोस्तों, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटना के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है दोस्तों? तो प्रश्न आपका 78 है। चलते 78 का ऑप्शन क्या बनेगा दोस्तों, देख लेते हैं। कह रहा है कि संज्ञानात्मक दृष्टिकोण होगा, अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण होगा, अन्वेषण दृष्टिकोण होगा, या मानववादी दृष्टिकोण होगा दोस्तों? तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? अन्वेषण दृष्टिकोण हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 79 की तरफ। कह रहा है समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्योंकि समुदाय कह रहा है कि एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम समुदाय संसाधन है। क्यों? यह सस्ता और सुलभ है, इसलिए है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है और उनके पास समय है, इसलिए है। या फिर यह वास्तविक परिस्थितियों के सीखने का अवसर प्रदान करता है, इसलिए। या कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना स्वीकार कर सकता है, इसलिए। तो दोस्तों जान लीजिए, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम का संसाधन इसलिए है क्योंकि यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 80 की तरफ। क्या कह रहा है कि ईबीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इससे समृद्ध बनाने का तात्पर्य है। तो क्या है दोस्तों आपका समृद्ध बनाने का तात्पर्य? कह रहा है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण पाठचर्या से बाहर जाना। तो दोस्तों कहने का मतलब है जब बाहरी जीवन से आप क्या करेंगे, शिक्षा लेंगे, वहां सीखेंगे, तो आपका हो जाएगा पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना दोस्तों। अब चलते हैं प्रश्न 81 की तरफ दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? पर्यावरण अध्ययन के बारे में सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन क्या है दोस्तों? परिवार के सदस्य हैं, समुदाय के सदस्य हैं, समाचार पत्र है, कक्षा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? 81 का आपका ऑप्शन हो जाएगा, देख लेते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन बन जाएगा ABC वाला। तो चलते हैं आपका ऑप्शन बन जाएगा तीसरा। चलते हैं प्रश्न नंबर 81 की तरफ। निम्नलिखित सीखने के कौन सा सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? पर्यावरण अध्ययन में सीखने का कौन सा सिद्धांत अनुसरण होता है दोस्तों? आपको ऑप्शन बताना है। वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात, या ज्ञात से अज्ञात दोस्तों।
तो आपका ऑप्शन क्या बनेगा इसमें आपको बताना है दोस्तों 82 का। तो जो ऑप्शन बन जाएगा दोस्तों हो जाएगा क्या, पर्यावरण सीखने से होगा ज्ञात से अज्ञात की तरफ। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 83 की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। क्या है दोस्तों आपका ऑप्शन 83 में। कह रहा है कि पोर्टफोलियो है, क्रम निर्धारण मापनी है, वर्ण अभिलेख है, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा इसमें, सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन जो नहीं है दोस्तों वह हो जाएगा वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 84 की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन से दूर करना चाहिए। बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, कक्षा 5 की ईबीएस पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करना, आकलन के संकेतकों का उपयोग, बच्चों के सीखने की गुणात्मक आकलन। तो आकलन में दूर करना चाहिए क्या दोस्तों, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 85 की तरफ। 85 क्या कह रहा है आपका, एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। ठीक है, तो बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक क्या करे दोस्तों। 85 में आपको बताना है कि बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करें, करती है कि मतलब जो क्रियाकलाप हो रहा है उसके अवलोकन करें, बच्चे को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित करें, या फिर कह रहा है कि सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्या होगा, बच्चे को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करें, बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करें। तो बच्चों को दोस्तों क्या है कि अनुभव का क्रियाकलाप का अवलोकन करें, अनुभव अपनी साझा करें और उस पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करें दोस्तों।